मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी आपका स्वागत करता हूं पुनः एक अगली क्लास में। और इस टॉपिक में हम जैसे देख रहे हैं व्यक्तित्व, आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। तो व्यक्तित्व, व्यक्ति विभिन्नता, इसके बाद फिर हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे। क्या होता है व्यक्तित्व? देखो ये आपको दिख रहा है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द कैसे बना है, कैसे बना है, कुल मिला के हम आगे 15 से 20 मिनट इसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों। व्यक्ति विभिन्नता तो क्या होता है, एक दुनिया का रूल्स है। कोई भी दो व्यक्ति चाहे वो जुड़वा ही पैदा क्यों ना हो, उनमें हर प्रकार से समानता नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उनमें अंतर जरूर होगा। सपोज दैट जैसे आप दो जुड़वा भाई बहन हैं तो उनमें कुछ व्यक्ति विभिन्नता होगी। तो व्यक्ति विभिन्नता का संप्रत्यय सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। व्यक्ति विभिन्नता पर सर्वप्रथम विचार भी फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में अपनी पुस्तक हेरिडिटी जेनियस, मैंने जब बुकें पढ़ाई हैं उनमें अभी आपको पढ़ाया महत्वपूर्ण परिभाषा और बुकें हैं, तो उसमें हेरिडिटी जेनियस में मैंने बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यक्ति विभिन्नता का मात्रात्मक व्यक्ति विभिन्नता मात्रात्मक संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक। जो व्यक्ति विभिन्नता होती है वो मात्रात्मक संख्यात्मक होती है, गुणात्मक नहीं। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक संख्यात्मक विभेद किए जाने वाली विभिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहती है। मात्रा और संख्या के आधार कौन कितना बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, सुंदर, ये सारे गुणों पे नहीं होगी। बीएफ स्किनर कहते हैं कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। स्किनर कहते हैं कि भाई मापन किया जाने वाला, जो मापी जाती हैं चीज़ें, उसका प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्ति विभिन्नता का अंश है। टायलर महोदय कहते हैं शरीर के रंग, रूप, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं इसी पे। आगे हमारा क्या है, संभावित चक्र। तो संभावित चक्र का तात्पर्य क्या हुआ, इस पे भी हम बात करते हैं। ये जो चक्र दिख रहा है, इससे क्या है कि 2% दुनिया में जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। देखो, सामान्य से भिन्न, सामान्य 50% लोग सामान्य हैं, सामान्य से कुछ ज़्यादा 16% है, और ज़्यादा प्रबल 7% हो। जो वैज्ञानिक टाइप के लोग हैं वो 2% तो हैं, और जो पागल हैं बिल्कुल, जिनको दिमाग नहीं है, बिल्कुल पागल हैं, दूसरों के ऊपर शायद 2% हैं। जो भाई कुछ तो कर लेते हैं लोग, मंद बुद्धि हो 7%। सामान्य से निम्न मतलब उनकी बुद्धि सामान्य से भी कम, मतलब ज़्यादा ही कुंद है कुछ है। सामान्य से नॉर्मल, उनको जैसे सामान्य व्यक्ति को कोई भी चीज़ पढ़ेगा तो 2-3 बार में, 1-2 बार में याद हो जाएगी, लेकिन सामान्य से कम उसको 8-10 बार, तो 16%। ये व्यक्ति विभिन्नता का संभावित वक्र होता है। व्यक्ति विभिन्नता क्या होता है, देखो, अंतः व्यक्ति विभिन्नता होती है और अंतर व्यक्ति विभिन्नता। देखो, अंतः और अंतर बहुत बड़ा है। देखो, अंतः मतलब आंतरिक, और अंतर क्या अंतर होगा, देखो, अभिप्रेरणा होगी, जीवन मूल, अवस्थाएं, क्षमता, अभिरुचि, बुद्धि, क्रियात्मक, मानसिक, शारीरिक, ये अंतः व्यक्ति विभिन्नताएं होती है। मतलब हर व्यक्ति में, जैसे कि आपका शारीरिक गुण क्या है, आपको कौन से रोग हैं, आपका मानसिक गुण क्या है, आप कितने स्ट्रेस में, जैसे विराट कोहली है तो जब वो, मतलब अपन कह सकते हैं, मैं किसी खिलाड़ी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, कि जब वो प्रेशर होता है तो मैंने उसका जब चेसिंग स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आप जाना है, अपने शर्मा जी हैं तो भयंकर मारते हैं पहली पारी वाले मैचों में, तो कौन कितना प्रेशर झेल सकता है। क्रियात्मक क्रियाओं में कैसे गुण है, बुद्धि, किसकी बुद्धि प्रकार है, अभिरुचि, किसकी कैसी रुचियाँ हैं, क्षमताएं, कैसी क्षमताएं। भाई कोई इंसान होता है 50 किलो का बोरा उठाएगा, वजन उठा के फेंक देता है, अब कोई 10 ही किलो का नहीं उठा पाएगा। अवस्थाएं, कोई जवानी में अच्छा दिखता है, बुढ़ापे में, और किसी की उम्र तुमने देखी होगी 25 साल में एज टच दिख रहा है, 35 में भी वैसी रहेगा, उसकी अवस्थाओं में कम होता है। जीवन मूल और अपने अपने जीवन मूल्य होते हैं। अब अंतर व्यक्तित्व क्या होते हैं, बुद्धि 2 व्यक्तियों में, देखो, एक ये व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति, किसी का नाम दे दो, ये व्यक्ति हमारा मित्र रोहित है, ये व्यक्ति हमारा मित्र सत्यम पुरोहित है। ठीक है, तो ये बुद्धि है, दोनों में बुद्धियों का अंतर होगा। ये रुचियां हैं, क्षमताएं हैं, अभिप्रेरणा है, शारीरिक हैं और अवस्थाएं हैं। ठीक है, डोंट टेक, याद करने के लिए बताया। अच्छा, इसको मान लेते हैं कोई हमारे साथ पढ़ने वाली लड़की थी, अब नाम नहीं लेंगे, नहीं तो मेरे खिलाफ मेला का 10-90 घूम जाएगा। ठीक है, व्यक्ति विभिन्नता के क्षेत्र में देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, बुद्धि में अंतर होगा, चिंतन में अंतर होगा, शैक्षिक उपलब्धि होगी और सृजनात्मकता होगी। भावात्मक क्षेत्र में क्या होगा, वृत्ति है, क्षमता है, रुचि है, अभिप्रेरणा है, जीवन मूल्य है और संवेग, ये होते हैं भावात्मक क्षेत्र। मतलब वृत्ति अलग अलग हो सकती है, क्षमताएं अलग अलग होती हैं, रुचि अलग हो सकती है, अभिप्रेरणा अलग होगी, जीवन मूल्य होंगे। भाई किसकी कैसे निकलने लगते, भाई हमारे प्रिंसिपल में ये नहीं है। कोई इंसान देखो, कई मक्कार होते हैं, कई बहुत अच्छे लोग। क्रियात्मक क्षेत्र, शारीरिक क्रिया है, शारीरिक सहन शक्ति है, मांसपेशियाँ। भाई किसी किसी को तो वो थोड़ा सा फीवर हो जाएगा, रोजाई जाएगी, ओढ़ के पड़ रहेगा, वो अपन को तो फीवर में चढ़े हुए पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि किसकी कैसी शारीरिक सहनशीलता है। प्रोसेसर GW ऑलपोर्ट ने आंतरिक, मनोशारीरिक और बाह्य गत्यात्मक संगठन का वातावरण संयोजन है। आंतरिक और मनोशारीरिक
ठीक है, अब आते हैं पर्सनालिटी। व्यक्ति विभिन्नता समझा दी। दो व्यक्ति दुनिया में कभी भी एक से नहीं हो सकते हैं, भले वो जुड़वा हों। व्यक्तित्व देखिए, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, यह लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। तो जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है मुखौटा। इसका अर्थ क्या होता है? मास्क या मुखौटा। अगला देखते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व क्या होता है भाई? देखिए, प्राचीन काल की अवधारणा में बाह्य रूप से और आधुनिक काल में बाह्य रूप आंतरिक रूप दोनों से। तो मुखौटा होता है, पहले क्या होते थे, जो लैटिन के लोग होते थे तो उन वे लोग मुखौटा लगा के देखते हैं। आपने अभी भी कई कई मूवियों में देखा होगा, जब कोई कांड होता है तो हम मुखौटा लगा के आते हैं। तो प्राचीन काल की अवधारणा कैसी थी? बाह्य रूप, मतलब शारीरिक रचना के आधार पर ये व्यक्तित्व का वर्णन करते थे। कौन लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा, कद काठी के आधार पर पहले होता। लेकिन आज क्या है? आज भाई बाह्य रूप भी देखा जाएगा और आंतरिक रूप भी देखा जाता है। व्यक्तित्व होता क्या है? व्यक्ति धन तत्व। व्यक्तित्व व्यक्ति के तत्व, मतलब व्यक्ति है उसमें कैसे तत्व हैं, कैसे कारक या खंड हैं। नकारात्मक तत्व भी हो सकते हैं और सकारात्मक तत्व भी हो सकते हैं। जेपी गिलफोर्ड लिखते हैं व्यक्तित्व के बारे में कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। जेबी गिलफोर्ड कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। विलियम वुडवर्थ महोदय कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के बाहर की समग्र विशेषताएं हैं। वैलेंटाइन कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति की जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? योग है। डेसल महोदय कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्त है। व्यक्तित्व है जो डेसल महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्त है। ऑलपोर्ट महोदय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। 1937 में इन्होंने परिभाषा दी। ऑलपोर्ट महोदय कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो किसी भी पर्सन के अंदर उसके इनर में जो उसकी मनोदैहिक फिजिकली नेचर्स होते हैं उनका एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ एक क्या होता है? अनूठा समायोजन, यूनिक कोरिलेशन रखता है। सन 1961 में इस परिभाषा में संशोधन करके इन्होंने लिखा कि वातावरण के साथ अनूठा हटाकर विशिष्ट व्यवहार और विचार जोड़ा। इन्होंने कहा वातावरण के साथ विशिष्ट व्यवहार एवं विचार स्थापित करता, बस इतना सा अंतर हुआ। तो वर्तमान में ऑलपोर्ट महोदय की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो विशिष्ट व्यवहार और विचार का समायोजन स्थापित करता है। ऑलपोर्ट ने 3 विशेषताएं बताई। व्यक्तित्व के आंतरिक प्लस बाह्य दोनों गुण सम्मिलित होते हैं व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व गत्यात्मक तथा संगठनात्मक होता है। व्यक्तित्व का परिवर्तन वातावरणीय परिस्थितियों के समायोजन से होता है। अब व्यक्तित्व के सिद्धांत देख लीजिए भाई। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का है। मांग या आवश्यकता सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का है। सारी रचना के आधार पर सेल्डन और क्रेशमर ने बताए। शील गुणों के सिद्धांत ऑलपोर्ट और कैटल ने दिए। सामाजिक दृष्टि कार्ल जुंग और युंग ने दिए, जो अपने कौन सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। मूल दृष्टि के आधार पर स्पेंगर ने बताए। मांग का सिद्धांत हेनरी और मुर्रे ने किया। तो व्यक्तित्व के लगभग आपको यहाँ 7 सिद्धांत पढ़ने, तो फटाफट इनका रिवीजन करते हैं। रिवीजन फास्ट स्पीड इतनी ही रहेगी। हेनरी और मुर्रे ने 40 मांगे बताई। जब मैं अब्राहम मैस्लो का 5 पदीय सिद्धांत पढ़ा था, इसके बाद आपको रॉबर्ट गेने का भी अष्टपदीय सिद्धांत, सारे सिद्धांत, मतलब एक प्रकार से आपको साइकोलॉजी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा। आज लास्ट क्लास रात की 10 बजे होगी आपकी कि कोई भी टॉपिक हो जाए। कल बार करेंगे अपन हिंदी या संस्कृत, जो मन होगा उस पर बार कर देंगे। कुल मिला के आपका 19, 20, 21, 22, 23 तक फिनिश मतलब फिनिश, और उसके पहले ही कर देंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या है? प्रवर्तक थे सिगमंड फ्राइड। यह व्यक्तित्व का प्रथम व्यापक सिद्धांत है। मनोविश्लेषणवाद प्रथम व्यापक सिद्धांत था, सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। इन्होंने व्यक्तित्व के अंग बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। भैया हाँ, जो भी ठीक है। तो जो क्या होता है? इड होता है, आपको पढ़ाया भी है। जो इड होता है, जो अपना इड है, क्या है? इड है, एक सेकेंड ये लिखे तो, हाँ, जो इड होता है ना, इदम, यह अचेतन मन होता है, 90% होता है। इसमें अमर्यादित, अनैतिक, असामाजिक गुण, अगठित इकाई, दमित इच्छाएं, भावनाएं, मूल संवेग, प्रवृत्ति सारी इसमें आती। ईगो, यह करो या ना करो, भाई हम करें कि नहीं, अचेतन मन होता है, ठीक है। और सुपर ईगो चेतन मन होता है। चलो, अचेतन मन व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। इन्होंने मूल प्रवृत्ति को एन ऊर्जा का बल दिया और जिसे लिबिडो कहा, ये ध्यान रखना। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्ति को यौन ऊर्जा बल देती है जिसे लिबिडो कहते हैं। तो इन्होंने यौन ऊर्जा को क्या कहा? लिबिडो। क्वेश्चन बनेगा लिबिडो होती है यौन ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन बनेगा लिबिडो क्या है भाई? एक यौन ऊर्जा। सिगमंड फ्राइड ने 5 लैंगिक अवस्थाएं बताई। भाई साहब सिगमंड फ्राइड की हो गई आपकी। और आपके जब अधिगम में आएंगे तो वहाँ पे जेडएसपी वगैरह, कोहलर के नैतिक सिद्धांत वगैरह, और आपके 2-3 नॉन चॉम्स्की वगैरह, वहाँ वो सिद्धांत आपको जरूर पढ़ने हैं।
ठीक है। सिगमंड फ्राइड ने 5 मनोलैंगिक अवस्था बताई। मुखावस्था 0 से 1 वर्ष में होती है। यौन ऊर्जा का प्रमुख कुंड मुख में होता है। आपने देखा होगा जो 1 वर्ष के नीचे के बालक हो अंगूठा चूसते हैं, तो इसको इन्होंने लिबिडो कहा। इन्होंने क्या कहा? लिबिडो। क्या कहा? लिबिडो। ये लिखा देखो, लिबिडो कहा इन्होंने। क्या कहा? इसे लिबिडो कहा। ठीक है। तो पहले ही 1 वर्ष होता है जो बच्चे की यौन ऊर्जा होती है, जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, वो कहाँ? मुख में होती है। फिर दूसरी होती है गुदावस्था। 1 से 3 साल के बच्चों में आपने देखा होगा मलल करते, उसी पे खेलने लगते हैं, मल के द्वार पे उंगली डालते, तो मल मार्ग होता है। ठीक है। तीसरी होती है 3 से 6 में सेशनावस्था। यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, लिंग प्रधान अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या होता है? अपने लिंग पर हाथ साथ रखता रहता है उसको, मतलब अपन नहीं कहते गंदी बात सीख रहा है, इसको कपड़े वपड़े पहनाओ है। तो ये सारी 3 से 6 हो गई। अत्यात अवस्था क्या होती है? 6 से 12। यौन ऊर्जा निष्क्रिय होती है, सुसुप्तावस्था होती है। अपने से देखो, जब आप लोग कक्षा 6 जब तक 5 में पढ़ रहे थे तब तो लड़के लड़कियां साथ में बैठते हो। जैसे ही कक्षा 6 में लड़के ने प्रवेश किया, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताऊं, जैसे ही 6 7 8 9 में आए अपन, मतलब अपन ने ये कह सकते हैं जैसे 12 13 साल के हो गए, इतने 12 13 साल तक, मतलब कक्षा 5 से 8 तक। तो इस कक्षा 5 से 8 तक के बीच में आप लोग लड़के लड़कियां एक दूसरे से बात नहीं करते। यौन ऊर्जा इसमें क्या होती है? इसके बाद आती है जनेंद्रिय अवस्था 13 से 18 वर्ष। इसमें यौन ऊर्जा जनन अंगों में केंद्रित होती है और सबसे ज़्यादा प्रभावी इसी उम्र में होती है। ठीक है।